हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी बताऊंगा और आपके जो अति लघुत्तरीय हैं, लघुत्तरीय सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपका भी टारगेट है 95% लाने का, तो आप लोग जितना क्वेश्चन बताया जाएगा उसको नोट करना और याद जरूर कर लेना, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप लोग देखो, यहां पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि फ्रांस की क्रांति हुई। देखो, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी यह आप लोगों को बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन नंबर का है 1788 ईस्वी, खा है 1789 ईस्वी एंड गा है 1790 ईस्वी एंड घा हमारे पास है 1787 ईस्वी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना कि जो हमारा फ्रांस की क्रांति हुई वो कब हुई थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता होगा कि 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखो, आप लोगों से पूछा जाता ना कि 1789 ईस्वी की क्रांति के कारण परिणाम बताइए, ठीक है। तो वही है हमारा 1789 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी वो हमारा फ्रांस की क्रांति है, ठीक है। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, या इनमें से किसे दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर का हमारे पास ऑटो वन बिस्मार्क है, खा है हिटलर, गा है विलियम प्रथम एंड घा हमारे पास है मैथ्सनी, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, तो ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। वैसे अगर शॉर्टकट में कहीं बिस्मार्क लिखा हो तो भी आप लोग समझना सही है, ठीक है, क्योंकि इन्हें बिस्मार्क भी कहा जाता है, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, ये याद रखना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आई होप कि आप लोग सारे क्वेश्चन याद कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लिखा हुआ है करो या मरो का नारा किसका था। देखो, जो करो या मरो का नारा था वो किसका था। ऑप्शन नंबर का हमारे पास सुभाष चंद्र बोस, खा है चंद्रशेखर आजाद, गा है भगत सिंह एंड घा है महात्मा गांधी। तो ये तो आप लोगों को क्वेश्चन पता होगा कि करो या मरो का नारा किसका था। तो करो या मरो का नारा जो था वो महात्मा गांधी जी का था, ठीक है। जब अंग्रेजों का शासन था तो महात्मा गांधी जी ने ही कहा था करो या मरो, अगर देश के लिए कुछ करना है तो करो, वरना आप इससे अच्छा मर जाओ, क्योंकि उस समय देश गुलाम था और उस समय देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को तैयार ही करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 है महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। जो महामंडी है, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के लिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर का है 1919 ईस्वी, खा है 1924 ईस्वी, गा है 1929 ईस्वी एंड घा है 1934 ईस्वी। तो महामंडी का जो प्रारंभ है वो किस वर्ष हुआ, आई होप कि आपको पता होगा। तो महामंडी का जो प्रारंभ है वो 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। याद रखना, ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल से कंप्लीट ही कर लेना है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको। तो ये आप लोगों का महामंडी का प्रारंभ कब हुआ, तो वो आप लोग याद रखना 1929 ईस्वी में महामंडी का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पर आप लोग फोकस करो। देखो, यहां हमारा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। देखो, भूमि निम्नीकरण जिसमें भूमि का हानि होता है, ठीक है। पहला है गहन खेती, दूसरा खा है वन उन्मूलन, गा है अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। देखो, हमारा गहन खेती से भी मतलब भूमि का निम्नीकरण होता है, अधिक सिंचाई से भी होता है, वन उन्मूलन से होता है, अति पशुचारण से भी होता है। देखो, जब पशुएं घास को खाती हैं तो उनके साथ जो मिट्टी होती है वो भी निकलती है, ठीक है, मिट्टी भी उनके साथ घास के साथ चली आती है। तो इससे क्या हुआ, भूमि का निम्नीकरण हुआ, ठीक है। एंड वन उन्मूलन, जब पेड़ पौधे काटे जाते हैं तो उसके साथ मिट्टी भी नष्ट होता है, तो ये भी हमारा एक भूमि निम्नीकरण का कारण। गहन खेती भी आपका भूमि निम्नीकरण का कारण, अधिक सिंचाई भी। लेकिन मेन ये है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। मतलब अधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। कैसे, देखो, जब सिंचाई की जाती है तो उसके साथ जो पानी की बहाव के साथ साथ मिट्टी भी मतलब बहने लगती है। तो जब साथ में मिट्टी बहने लगती है तो उससे क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। अब भूमि का जब निम्नीकरण होगा तो वहां से भूमि में हानि होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया।
चिपको आंदोलन संबंधित है। देखो चिपको आंदोलन को मैंने पढ़ाया था, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि चिपको आंदोलन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो चिपको आंदोलन जो है वो मृदा संरक्षण से संबंधित है, या वन संरक्षण से, या जल संरक्षण से, व वायु संरक्षण से। देखो मृदा संरक्षण से नहीं संबंधित है। देखो चिपको आंदोलन का मतलब है कि एक बार वन में क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे पेड़ों को एक साथ काटना था। ठीक है, ऑर्डर दिया गया था, लेकिन वहां गांव की कुछ औरतें जो कि उस पेड़ से चिपक गई कि अगर आपको इस पेड़ को काटना है, मतलब वन को काटना है, तो फिर पहले हमें मारना होगा। तो उस समय मतलब उस वन को बचाने का ये सबसे अच्छा आंदोलन माना गया था। तो इसीलिए हमारा वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। याद हो गया ना, काफी आसान तरीके से। तो वैसे मैं आप लोगों को पढ़ाया भी हूं चिपको आंदोलन, चैप्टर नंबर 2 में भूगोल का जो वन्य एवं वन्य जीव संसाधन है उसमें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर फोकस करो कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। देखो रबी फसल और खरीफ फसल ये सारे आपके होते हैं, तो इन चारों में से बताना है हमारी रबी फसल कौन सी है। का है गेहूं, सॉरी धान है, खा हमारे पास गेहूं, गा है बाजरा एंड घा है मक्का। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि हमारी जो रबी फसल है वो कौन सी है इन चारों में से। देखो हमारी जो रबी फसल है वो है गेहूं। ठीक है, अब ज्यादा क्वेश्चन कौन से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो एक आता है चावल, ठीक है, धान याद रखना, लेकिन मेन है चावल। देखो ट्रिक से थोड़ा सा समझ लो ना, चावल और गेहूं दो चीजें हैं। ठीक है, अब इन दोनों में ज्यादा डिस्कशन रहता है कि बच्चा पार्टी इसमें खरीफ फसल कौन सा है और रबी फसल कौन सा है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो चावल में क्या है और गेहूं में, तो इसमें 2 अक्षर है ना, गेहूं 2 है, तो 2, रबी में कितने हैं? 2 हैं, तो इसलिए हमारा ये कौन सा फसल हो जाएगा? रबी फसल। खरीफ में देखो, खरीफ अगर लिखोगे तो 3 अक्षर हो जाएगा, खरीफा। ठीक है, खरीफ और चावल, चावल में 3 है, तो इसलिए चावल हमारा खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया आई होप। देखो छोटी छोटी ट्रिक्स अगर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, झारखंड में स्थित कोडरमा जो है निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वो निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। का नंबर हमारे पास ऑप्शन है बॉक्साइट, खा है अरवरक, गा है लौह एंड घा हमारे पास है तांबा। तो झारखंड में स्थित जो कोडरमा है वो इन चारों में से किसका अग्रणी उत्पादक माना जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। देखो झारखंड में स्थित जो कोडरमा है वो अरवरक का अग्रणी उत्पादक माना जाता है। किसका? अरवरक का। ठीक है, तो ये याद रखना अरवरक। ठीक है, कोडरमा अगर आप नाम सुनो तो वहां आप लोग अरवरक याद रखना। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आप लोग फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। जो औरत होती हैं औरतों के लिए इन चारों में से कहां आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 4। पहला लोकतंत्र, लोकतंत्र में जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, या फिर विधानसभा में, या मंत्रिमंडल में, या फिर पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, तो भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो ध्यान रखना। देखिए जो पंचायत होती है ना, पंचायत, तो पंचायत में जो मतलब गांव के जैसे औरतें होती हैं उनकी जो मतलब पंचायती राज संस्थाओं में इनकी व्यवस्था होती है। मतलब आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में होती है, इतना याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे आगे चलकर, लेकिन जितना मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। का नंबर है पूंजी, खा है लाभ, गा है सेवाएं, घा है कर। ठीक है, तो देखो अगर उत्पादन का साधन पूछा जाए तो इस चारों में से बताओ क्या है। देखो पूंजी है तो पूंजी से ही तो उत्पादन होता है। अगर आपको खेती करना है तो पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आपको कोई मतलब बिजनेस करना है तो भी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेन है पूंजी। ठीक है, अगर उत्पादन का साधन है तो वो हमारा है पूंजी, याद रखना। आई होप कि आपको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना अच्छे से आप समझोगे नोट करोगे उतना अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया और आप लोगों के लिए 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन अभी मैंने 10 करा दिया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। अब साथ में जब कराऊंगा तो फिर और आपका रिविजन होता रहेगा। ठीक है, अभी इतना पढ़ो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, लिख देना।
किसका था, और ये भी क्वेश्चन साथ में जुड़ जाता है कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। नीचे लिख सकता है जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। वैसे मैंने छोटा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैंने इसको बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप ये समझो कि जर्मनी के एकीकरण में जो ऑटो वन बिस्मार्क है, कौन है अच्छा, ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है ऑब्जेक्टिव में कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है, तो आपने बताया कि ऑटो वन बिस्मार्क को। तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे बड़ा योगदान था। और जो प्रसा के पहले राजा थे, जो प्रसा के राजा विलियम प्रथम, जो पहले प्रसा के राजा थे, अब क्या हो गए, प्रसा के राजा जो विलियम प्रथम है वो जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, तो आपको बताना है कि प्रसा के राजा जो विलियम प्रथम है उनको जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया है, ठीक है, या किया गया था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहां आपसे पूछ रहा है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कहीं कहीं आपसे 2 नंबर में अकेले पूछ लेता है, लेकिन यहां मैं आपको कई चीजें जोड़ रहा हूं। रॉलेट एक्ट क्या है, उसका विरोध कैसे किया गया, विरोध भी बताना है, और परिणाम क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला ये भी साथ में बताना है, ठीक है। तो 3 चीजें एक साथ में जुड़ी हैं और तीनों चीजों को समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर रॉलेट एक्ट है क्या, रॉलेट एक्ट का कोई नाम है या कानून है या क्या है। तो वैसा अगर आपको सिंपली बताया जाए तो ये कानून है जो कि भारतीयों के लिए काफी बेकार कानून है, ठीक है, इसी का विरोध किया जाता था। तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, मतलब जो भारतीय लोग थे उन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। शंका के आधार पर, अगर इन पर शंका है तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाता था भारत के लोग को, ठीक है। तो शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए, 2 साल 1-2 दिन नहीं, 2 साल, 365 नहीं 365 का 2 गुना, ठीक है, साल जेल में बंद कर दिया जा सकता था, ठीक है, 2 साल तक कोई शंका के आधार पर भी। परिणाम क्या निकला कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ मार्शल लॉ कानून के कारण। रॉलेट एक्ट भी इसी में शामिल है, ठीक है। अब इसका विरोध भी समझ लो बच्चा। विरोध, पहला विरोध कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, रैली निकाला गया, जुलूस का आयोजन किया गया कि इस कानून को हटाया जाए। और कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। कई सारे शहरों में जो दुकानदार थे वो अपना दुकान बंद करके अपना विरोध जताया, इसको बंद किया जाए, ये कोई अच्छा कानून नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 समझो। व्याख्या कीजिए कि जल जो है किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। आपको यह बताना है कि जो जल होता है वो किस प्रकार एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, आपको व्याख्या करना है। देखो एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय योग्य जिनको हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, अनवीकरणीय योग्य जिसको उत्पन्न करने में लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो फिर नवीकरणीय कैसे है जल, देखो जल नवीकरणीय कैसे मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट के द्वारा समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो जल जो है एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि जल एक ही बार में प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता। जल जो है एक ही बार में प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनः पूर्ति संभव है, मतलब पुनः हम इसको पूर्ति कर सकते हैं, इसकी पूर्ति कर सकते हैं। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों या घरेलू कामकाज में किया जाता है, जैसे उद्योगों में या घरेलू कामकाज में, ठीक है, किया जाता है, तो इससे जल दूषित हो जाता है। इससे जो जल होता है वो केवल दूषित होता है, ना कि गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, खत्म नहीं होता। तो जल दूषित हो जाता है किंतु समाप्त नहीं होता। इसलिए जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने के योग्य बनाया जा सकता है, इसलिए हम जल को साफ करके पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जल एक इस प्रकार से क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अब आप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं, समझदार हो। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखना है। जो रोपण कृषि होती हैं उनकी 2 विशेषताओं को बताना है। तो रोपण कृषि की 2 विशेषताएं बहुत अच्छी हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूं। रोपण कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1,
रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। व्यापक क्षेत्र का मतलब है कि बड़ा खेत, ठीक है, बड़ा फील्ड हो, बड़ा क्षेत्र हो, ठीक है। अब जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतना ज्यादा श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि मजदूरों की भी, और उतना ही ज्यादा आपको पूंजी की भी आवश्यकता पड़ेगी। लाइक अगर आप छोटा सा खेत, मतलब आप समझ लो छोटा सा 1 बीघा खेत है, उसको अगर आप मतलब उसका अच्छे से उसमें फसल उगाओगे तो इसमें बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होगी, ठीक है। थोड़ा 1-2 आदमी लगेंगे और थोड़ा सा मतलब बीज लगेगा, काम खत्म। लेकिन अगर जितना बड़ा व्यापक क्षेत्र होगा उतना ज्यादा श्रमिक और पूंजी की आवश्यकता होगी। इस कृषि में अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी समझा दिया एक एग्जाम्पल के द्वारा। लोकतंत्र का अर्थ बताइए। लोकतंत्र का अर्थ समझाना है तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता और प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जो जनता है वो प्रतिनिधियों का चुनाव करती हैं और ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं। और ये जो प्रतिनिधि हैं अगर कानून बनाते हैं तो जनता के हितों को ध्यान में रखकर तथा जनता की इच्छा तक ही पद पर रहते हैं। अगर जनता ना चाहे तो उसको हटा भी सकता है, ठीक है। और जनता की इच्छा तक ही पद पर सीमित रहेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। तो अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आप लोग इसको नोट करके और भी अच्छे से समझ लेना, ठीक है। लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। जो जातिवाद है वो लोकतंत्र के लिए घातक कैसे है, ये आपको बताना है। पहला पॉइंट, जातिवाद ने देश के विभिन्न जातीय समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया। जो जातिवाद है, जैसे आजकल जाति के कारण बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा है, तो जातिवाद ने ही देश के विभिन्न जातीय समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है। और जातिवाद के आधार पर आरक्षण की राजनीति भी भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है। मतलब जो जातिवाद के आधार पर आरक्षण की नीति है ये भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, मौसमी बेरोजगारी। देखो मौसमी बेरोजगारी का मतलब है कुछ मौसम में बेरोजगार रहना। देखो वह स्थिति, मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता। लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीनों में ही लोग बेरोजगार रहते हैं। साल के कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें ये बेरोजगार रहते हैं। तो ये मैंने आपको 7 ऐसे क्वेश्चंस बता दिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी समझा दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस, मैराथन वीडियोस आने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहना पढ़ने के लिए। तो ये है आज का हमारा सामाजिक विज्ञान का वीडियो और जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, और आप लोगों को जो लघु उत्तरीय और आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो और आप लोगों को कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।